स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्यपाल का चैप्टर। ठीक है, राज्यपाल के बारे में हमने अभी तक 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जिन्होंने भी उन लेक्चर्स को नहीं सुना है वो ज़रूर से उन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं राज्यपाल के बारे में। कैसे उनकी पदावधि होती है, ठीक है, उनकी नियुक्ति हम कैसे करते हैं, साथ ही उन राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या भिन्नताएं हैं, तो इन सभी के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया है फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप जो है उनको सुन लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों में जो वीटो शक्तियाँ होती है, यानी इन दोनों के पास जो वीटो शक्तियाँ होती है उन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है। ठीक है, तो डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और आप ध्यान से उसको सुनिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कह रहा है कि हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास जो वीटो शक्तियाँ होती है। ठीक है मित्रों, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, सामान्य विधेयक जो होते हैं ना, जैसे साधारण विधेयक होते हैं, और मित्रों मैंने संसद के टॉपिक में कंप्लीटली बता दिया है कि साधारण विधेयक कौन से हैं, ठीक है, और धन विधेयक कौन से हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसके बारे में पता है, तो मैं वापस यहाँ पे रिवाइज नहीं करूँगा। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और जो राज्यपाल होते हैं उन दोनों के पास जो वीटो शक्तियाँ होती है, ठीक है, तो उन दोनों की वीटो शक्तियाँ जो होती है वो सामान्य विधेयकों से संबंधित मामलों में कैसी होती है। तो देखो हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति के बारे में, पहले राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है कि सामान्य विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। कह रहा है प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास 3 विकल्प हैं। मतलब फ्रेंड्स मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में भी बताया था और मैंने संसद के चैप्टर में भी क्लियरली आपको बताया है क्या कि जब भी हम कोई भी विधेयक है, ठीक है, दोनों सदन उसको पास कर देते हैं। पास करने के बाद हम उसको विधेयक को कहाँ भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास ही तो भेजते हैं। संसद की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन पास करने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति जब उसको सहमति दे देते हैं तभी तो वो कानून बनता है। ये बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई हुई है। और मैंने जब मैंने आपको राष्ट्रपति का टॉपिक बताया तब भी मैंने आपको बताया था क्या कि हम राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि जो हमारा कोई भी बिल है वो जब भी तो कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसको सहमति दे देते हैं। तो वही बात ये करें कि जब भी हम कोई बिल दोनों सदनों से पारित करा करके या संयुक्त बैठक के माध्यम से कोई बिल जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ठीक है, तो उस बिल के समक्ष फिर राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है कि उसके पास फिर 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास पहला विकल्प कि वह उस बिल को स्वीकृति दे दे या विधेयक, ठीक है, और फिर वह जो है बिल अधिनियम बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। यानी पहला उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहेगा ना तो उसको अपनी सहमति दे देगा। ठीक है, और सहमति उसने दी और वो बिल जो था वो कानून बना। ठीक है, अब देखो दूसरा उसके पास क्या ऑप्शन है। कह रहा है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। यानी दूसरा क्या है कि दूसरी स्थिति में वो क्या करेगा कि जो बिल है ना उस बिल को वो सहमति नहीं देगा। ठीक है, उस बिल को वो सहमति नहीं देगा और उस बिल को सहमति नहीं देगा, रोक लेगा, तो वह बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और वो कानून ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखो उसके पास तीसरा क्या विकल्प है। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राष्ट्रपति के पास केस स्थगन वीटो का अधिकार है। यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है, मैंने राष्ट्रपति के टॉपिक में भी आपको बताया जब हमने वीटो शक्ति के बारे में चर्चा की थी। कौन सी? अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इन तीनों वीटो के बारे में मैंने आपको डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया था। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उन सभी से फिर कह रहा हूँ मेरे जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं उन सभी को सुनिए। आप विश्वास करिए, इतना डिटेल से मैं वहाँ समझा रहा हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। तो वही बात मित्रों यहाँ पे निकल करके आ रही है
कि अगर मान लो कोई बिल है, ठीक है, और उस बिल को क्या किया, संसद की हम बात कर रहे हैं, उस बिल को जो है राष्ट्रपति ने जो है पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के, यानी राष्ट्रपति ने उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा। और अब मान लो जो सदन है, उस सदन ने क्या किया, उस बिल को बिना, या तो मान लीजिए उसमें कोई संशोधन कर दिया, या उसमें जो है बिना किसी संशोधन किए उसको वापस ऐसे की ऐसे राष्ट्रपति के पास अगर उस बिल को भेज दिया ना मित्रों, तो अब राष्ट्रपति को उसको सहमति देनी ही होगी। यानी अब राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता कि मैं इस बिल को पास नहीं करूंगा। यानी जो हम बात कर रहे थे ना राष्ट्रपति की जो शक्ति थी, कौन सी, जो निलंबनकारी वीटो की हम बात कर रहे थे, यानी निलंबन का मतलब देरी करना, यानी जो राष्ट्रपति बिल को पास करने में जो देरी कर रहे हैं ना, इस वीटो को संसद समाप्त कर रही है। कैसे कि दोबारा उसको बिल को भेज रही है राष्ट्रपति के पास, और इस प्रकार से वो निलंबनकारी जो वीटो है राष्ट्रपति के पास, उसको समाप्त कर रही है संसद। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों वहाँ उसके पास तीन विकल्प है, या तो वह उसको सहमति देगा, या उसको रोक लेगा, और या फिर जो है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो राज्यपाल के पास, ठीक है, और मित्रों यहाँ पे फिर आगे हम और चर्चा कर लेते हैं, एक साथ फिर हम राज्यपाल की बात करेंगे। देखो क्या कहता है, जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। यानी मित्रों अब यहाँ पे बात आ रही है कि मान लीजिए कोई राज्य का विधानमंडल है, ठीक है, उस विधानमंडल ने एक बिल पारित किया और राज्यपाल के माध्यम से उसको भेजा जा रहा है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प है। पहला है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है जिसके बाद वह अधिनियम बन जाए, यानी वही बात जो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, क्या कि वह विधेयक को स्वीकृति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है और फिर वह जो बिल है वो समाप्त हो जाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, वही बात, यानी दोनों परिस्थितियाँ सेम आ रही है, संसद की स्थिति में और राज्य विधानमंडल की स्थिति में। अब मित्रों तीसरी परिस्थिति में यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप। तीसरी परिस्थिति में क्या होगा कि अब मान लो वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी जहाँ हम बात कर रहे थे ना किसकी, कि संसद कोई बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज रही है और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति की उस बिल को जो है पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है कि सदन के द्वारा 6 महीनों के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि ऐसा समझो आप, जिस प्रकार हम बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे संसद के माध्यम से और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया। ठीक है, अब उसमें संसद ने कोई संशोधन किया या नहीं किया या ऐसे ही भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति अब उसको सहमति देंगे ही देंगे। मित्रों उसको सहमति देना ही पड़ेगा, उसको किसी भी प्रकार का अब उसके पास कोई भी और विकल्प नहीं बचा, उसको जो है उस बिल पर अपना सहमति देना ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मित्रों अलग बात आ रही है कि मान लो राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा कहाँ पे, राज्य के विधानमंडल के पास। ठीक है, अब मान लीजिए राज्य के विधानमंडल ने, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उस पर जो पुनर्विचार किया और या फिर उसमें कुछ मान लीजिए सुधार किया या नहीं किया और ऐसे कि ऐसे उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो अब यहाँ मित्रों अलग बात आएगी क्या कि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो, यानी राष्ट्रपति अब इसके लिए, और अब मित्रों राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसे बिल को पास करेंगे ही करेंगे, यानी वो उसको पास कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। जैसे संसद के मामले में था कि उसको पास करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, लेकिन विधानमंडल के मामले में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति उसको पारित कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, उसके पास दो विकल्प हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्यपाल के पास आखिर कौन कौन से विकल्प होते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक, वही बात मित्रों सामान्य विधेयकों से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, कह रहा है कि प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके पर पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होंगे, यानी जो विधानमंडल है, चाहे विधान परिषद है या विधानसभा, ठीक है, तो दोनों ने उस बिल को पारित किया और पारित करने के बाद राज्यपाल के पास उस बिल को भेजा जा रहा है। ठीक है, अब मित्रों वहाँ उस परिस्थिति में राज्यपाल के पास कितने विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। ध्यान से सुनिए, पहला क्या विकल्प है कि वह उस बिल को
अपनी स्वीकृति दे देगा तो वह बिल जो है एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम बन जाएगा और फिर कानून बन जाएगा। ठीक है, वही मित्रों जो बात राष्ट्रपति के समक्ष हम करते थे कि वह बिल को पारित कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यानी वही मित्रों राष्ट्रपति के समक्ष कि जो हम बिल है, जो राष्ट्रपति बिल को रोक लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, वही राज्यपाल भी कर रहे हैं कि वह बिल को रोक लेंगे तो वह विधेयक नहीं, यानी वह विधेयक जो है वो कानून नहीं बनेगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसकी स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। यानी मित्रों वही बात निलंबनकारी वीटो की हम जो बात करते हैं, क्या कि अगर मान लो राज्यपाल ने क्या किया, यानी सदन ने जो है बिल को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। ठीक है, अब मित्रों क्या किया कि राज्यपाल ने उस बिल को जो है पुनर्विचार के लिए भेज दिया सदन के पास। ठीक है, अब मान लो सदन ने या तो उसमें कोई संशोधन किया, ठीक है, या फिर संशोधन नहीं किया। ठीक है, अब देखो उस परिस्थिति में वापस उस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है, तो अब उस परिस्थिति में राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? उसके पास एक ही विकल्प बचा है कि वह उस बिल को पारित ही करेंगे, यानी अब उस बिल पर उसको सहमति देनी ही होगी, वो अब कोई और काम नहीं कर सकते। यानी वही मित्रों राष्ट्रपति भी उस बिल को पास करते थे, उसके पास भी, यानी राष्ट्रपति के पास भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं था, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी साधारण विधेयक के मामले में कोई भी विकल्प नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्या मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताई जा रही है। ये कहना चाह रहा है कि जब हम बिल, यानी जब विधानमंडल बिल को पारित करा करके राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जब भेजता है तो जो बिल राष्ट्रपति होते हैं ना, तो वो भी उस बिल पर राष्ट्रपति सहमति भी दे सकते हैं और असहमति भी जता सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उसको कानून बनने दें या उसको जो है समाप्त कर दें। यानी वहाँ पे फिर राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी मान लो उस बिल को राष्ट्रपति ने जो है स्वीकृति दे दी तो इसका मतलब वो बिल पारित हो गया, वह कानून बन गया। अब जो है राज्यपाल से हमें किसी भी प्रकार की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। यही बात मित्रों यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये तो मित्रों हमने चर्चा की थी अभी किसके बारे में, हमने साधारण विधेयक के मामले में हमने चर्चा की थी कि साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, धन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कौन कौन से आखिर ऑप्शन होते हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो क्या कहता है कि पहले हम राष्ट्रपति के बारे में कर रहे हैं बात, धन विधेयक से संबंधित मामला। संसद के द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। यानी मित्रों कोई वित्त विधेयक है, मैंने मित्रों धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक हमारा जो साधारण विधेयक है, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है जो हमारा संसद का लेक्चर था। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लेक्चर्स को जाके सुनिए। जितनी भी कन्फ्यूजन है पॉलिटी में, कितने भी किसी भी प्रकार का, चाहे कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में आपको जो यहाँ पे डिफरेंस याद है। मित्रों एक संक्षेप में मैं आपको बता दूँ, अगर किसी व्यूअर्स को इसके बारे में याद नहीं है या कोई नया व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है, देखिए धन विधेयक की हम चर्चा करते हैं कहाँ पे, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में हम धन विधेयक की चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में हमने धन विधेयक की परिभाषा दी है। ठीक है, और वित्त विधेयक की चर्चा मित्रों हम करते हैं अनुच्छेद 117 में। ठीक है, तो डिटेल से आप जो है मेरे लेक्चर्स को, संसद का टॉपिक है वहाँ पे जाकर के सुनिए। ठीक है, तो देखो मित्रों यहाँ पे क्या कह रहा है कि संसद के द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के पास जब हम भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास दो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वह अधिनियम बन जाए। ठीक है, यानी वो स्वीकृति दे देगा तो वह विधेयक जो है फिर कानून बन जाएगा। नेक्स्ट, वह स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम बन पाएगा।
यानी स्वीकृति दे देगा तो वह अधिनियम बन जाएगा, और स्वीकृति उसने नहीं दी, उसने असहमति जता दी, उसने उस विधेयक को रोक लिया, तो वो समाप्त हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। और मित्रों आप इस बात को जरूर याद रखना, धन विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। मैंने आपको डिटेल से संसद के टॉपिक में भी इस बात की चर्चा की थी, क्योंकि मित्रों धन विधेयक जो होता है ना, हम कैसे लाते हैं, हम राष्ट्रपति से पहले सहमति लेकर के ही तो लाते हैं। तो फिर कहाँ इसका यानी इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, क्योंकि हमने उनसे पूछ के ही तो लाया है। अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, अगर मान लिया आपके परिवार में, ठीक है, आपने जो है किसी भी यानी आपने कोई भी काम किया अपने माता पिता की सहमति के लेकर के, ठीक है। अब मान लो दोबारा कोई बात आती है, ठीक है, आपने वो काम भी कर दिया। अब मित्रों क्या वो माता पिता आपकी जो है उस बिल यानी आपने जो काम किया, क्या उसको जो है वो मनाही करेंगे? क्या वो गलत ठहराएंगे? क्योंकि आपने तो उनसे पूछा था, उनकी तो पहले ही सहमति थी। तो वही बात मित्रों यहाँ पे कही जा रही है। तो ये बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई कि जो हमारा धन विधेयक होता है, राष्ट्रपति अधिकतर मामलों में यानी 99.99% मामलों में वो जो है उस बिल को नहीं लौटाते, धन विधेयक को, ठीक है। वही मित्रों यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास दो हमने विकल्प बताए। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल के पास आखिर कौन कौन से विकल्प होते हैं धन विधेयक के मामले में। कह रहा है कि कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। यानी मित्रों यहाँ राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि वह विधेयक को स्वीकृति दे देगा तो वह अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। यानी बिल को उसने स्वीकृति दे दी तो वह एक्ट बन गया। और नेक्स्ट कह रहा है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक लेगा तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा और एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और मित्रों नेक्स्ट देखो वो क्या कर सकता है, कह रहा है कि वह विधेयक को, तीसरा क्या बता रहा है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकता। यानी मित्रों वही बात जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी, कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक को और जो धन विधेयक होता है, यानी मित्रों जो वित्त विधेयक होता है ना, वित्त विधेयक फर्स्ट, यानी वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकेंड, ठीक है। तो वित्त विधेयक फर्स्ट को भी मित्रों हम धन विधेयक ही कहते हैं 2 मामलों में, मैंने आपको संसद के टॉपिक में भी बताया था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल जो होगा, जो हमारे राज्यपाल होंगे, ठीक है, वो राज्यपाल किसी भी वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास नहीं भेज सकते, ठीक है। सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुरस्थापित वित्त विधेयक को वह स्वीकृति दे देता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो वह अधिनियम बन जाएगा। इसका अर्थ है राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है, इस और आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, वही बात मैंने आपको बताई, क्या कि जो मान लीजिए राष्ट्रपति से हमें यानी राज्य विधानमंडल को बिल पारित करने के लिए राष्ट्रपति सहमति की आवश्यकता है, ठीक है, कोई मामले में, तो वहाँ पे जहाँ पे मान लीजिए राष्ट्रपति ने सहमति दे दी ना उस बिल पर, तो फिर हम जो है उसको यानी फिर हमें जो है राज्यपाल के माध्यम से यानी राज्यपाल से हमें किसी भी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दी और राज्यपाल से ज़्यादा भूमिका यानी राज्यपाल से बड़ा तो राष्ट्रपति है। तो फिर वहाँ उसका यानी राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल की सहमति का औचित्य नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट देखो मित्रों, यहाँ पे भी कुछ राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है कि राष्ट्रपति, जो मैंने आपको चर्चा की थी ना कि वो धन विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकता, वही बात यहाँ पे कहेंगे कि इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पूरे स्थापित होने के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि वह उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। यानी मित्रों मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम राष्ट्रपति की सहमति लेकर के, राष्ट्रपति से पहले पूछ करके जब हम धन विधेयक लेकर के आते हैं तो 99% मामलों में वो उस जो बिल है धन विधेयक उसको यानी उस बिल को वह सहमति दे देते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से तो पूछ करके लाया है। और आगे कहता है कि अगर मान लो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए भेजता है ना मित्रों, तो राष्ट्रपति के पास भी फिर 2 विकल्प होते हैं। कौन कौन से, कि या तो वह विधेयक को स्वीकृति दे दे ताकि वह एक्ट बन जाए यानी अधिनियम बन जाए, कानून बन जाए, और या वह अपनी स्वीकृति रोक ले ताकि वह जो बिल है वो खत्म हो जाए और अधिनियम नहीं बन पाए, ठीक है।
तो इस प्रकार से मित्रों राष्ट्रपति के पास भी यहाँ शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी राष्ट्रपति जो होगा वो वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जैसा कि संसद के मामले में। यानी पुनर्विचार के मामले में तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कोई भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता धन विधेयक को या वित्त विधेयक को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ मित्रों, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे जितने भी लेक्चर्स, चाहे संसद का टॉपिक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, ठीक है, संविधान का निर्माण हो, संविधान संशोधन हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, जितने भी कंप्लीट मैंने टॉपिक अभी तक करवाए हैं, 29 मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं मित्रों। आप विश्वास करिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना आप सुनोगे ना उतना आपको ज़्यादा याद होगा। और मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है कि मैंने मित्रों ये जो बुक है लक्ष्मीकांत की, इसको मैंने मित्रों कम से कम भी 30 बार तो मैंने इसको पढ़ा, जब जाकर के मैंने आपको मित्रों यहाँ पढ़ाने का एक संकल्प मैंने लिया आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो आप विश्वास करिए, जितना आप सुनोगे उतना ही आपको याद होगा। इस कारण से मैं कह रहा हूँ आप जो है लेक्चर्स को सुना करो। और अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो आप जो है मैंने मटेरियल उपलब्ध करवाया, यानी आप इनको देख देख करके नोट्स भी बना सकते हो आसानी से। ठीक है, तो जैसे मूल अधिकार है, तो ये जो टॉपिक है ना मित्रों, ये बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं एग्जाम्स में। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं छूटता। जैसे राष्ट्रपति हो गया, मूल अधिकार है, ठीक है, संविधान संशोधन हम कैसे करते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 में, मूल अधिकार बात करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो ये सभी जो चर्चाएं होती हैं ना मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे लेक्चर्स को आप जरूर सुनिए और आप खुद विश्वास करने लग जाओगे मित्रों। जब आप सुनोगे ना कितना आपको याद होगा। बार बार जब हमारे बीच में, यानी मैंने आपको कई लेक्चर्स में भी बताया है कि ये जब हम सुनते हैं ना, तो हम सुनते तो हैं ही, हम देखते भी तो हैं। जिस प्रकार से मित्रों एग्जाम्पल दूँ आपको, जब हम कोई टीवी देखते हैं, कोई हम मूवी देखते हैं, तो कितना ही क्यों ना शोरगुल मच जाए, हमारा जो ध्यान नहीं भटकता। आपने इसका जो है, इस बात का आपने जो है अनुभव भी किया होगा। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप जितना लेक्चर्स को सुनोगे, जितना आप देखोगे, उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा। और जब दिमाग में एक बार बात फिट हो जाती है ना मित्रों, तो फिर वो निकलती नहीं है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी फिर हमें अगले लेक्चर में मिलेंगे अध्यादेश निर्माण की जो शक्ति है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, यानी अनुच्छेद 123 के माध्यम से जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 अनुच्छेद के माध्यम से राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, तो उन दोनों की हम तुलना करेंगे, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।